लो भाई, जो लोग पहले से बोल रहे थे कि आरआरबी जेई 2024 का जो शॉर्ट नोटिफिकेशन जो पहले रिलीज़ हुआ था, शॉर्ट नोटिफिकेशन नहीं था, शॉर्ट नोटिस था, वो फेक है। तो उन लोगों के लिए बिल्कुल अब जो है 100% सही और पूरा प्रॉपर जो है नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुका है। नोटिफिकेशन नहीं कह सकते, नोटिस रिलीज़ हो चुका है न्यूज़पेपर में। तो अब देखो, जो पहले नोटिस रिलीज़ हुआ था वो फेक नहीं था। मैं तो पहले ही बोल रहा था वो फेक नहीं है। जितनी वैकेंसी दी हुई है 7,934 वैकेंसी, उतनी वैकेंसी हमारी 100% वैकेंसी है। और अभी देख लो, वही चीज़ें जो है रियल में निकल रही हैं। तो वही चीज़ बताने की कोशिश कर रहा था मैं, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें जब इस तरीके से रिलीज़ होती हैं तो उसके फेक होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। लेकिन फिर भी एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए हम उनको गलत मान सकते हैं। लेकिन अब जो है फाइनल नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुका है रेलवे मंत्रालय के द्वारा। तो देखो, मेरे पास हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोटिफिकेशन जो नोटिस है अवेलेबल है, शॉर्ट नोटिफिकेशन जो बोल सकते हैं इसको। तो हम लोग इसको देख लेते हैं। तो हम लोग इंग्लिश में देख लेते हैं, बाकी हिंदी में भी देख लेना। तो इसमें दिया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज यहाँ पे, उसके बाद फिर आरआरबी, उसके बाद सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर, डिपार्टमेंटिकल सुपरिटेंडेंट, उसके बाद केमिकल मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट, केमिकल सुपरवाइजर एंड मेट्रोलॉजिकल सुपरवाइजर एंड रिसर्च। तो ये जो पोस्ट हैं इनके लिए वैकेंसी निकलने वाली है। और जो हमारा इसमें एक खास नोटिस दिया हुआ है, एप्लीकेशन इनवाइटेड आर फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर वेरियस कैटेगरीज ऑफ पोस्ट गिवन इन टेबल बिलो। द लास्ट डेट सबमिशन एप्लीकेशन जो 29/8/2024, यानी कि 29 अगस्त को लास्ट डेट रहेगी। और हमारा जो चालू हो जाएगा वो 30 जुलाई 2024 से चालू हो जाएगा। अब देखो, अब बात करते हैं वैकेंसी की। तो वैकेंसी जो है, टोटल वैकेंसी जो इसमें दी हुई है वो है 7,934 प्लस 17। तो जो 17 वैकेंसी है वो रहेगी केमिकल सुपरवाइजर एंड रिसर्च मेट्रोलॉजिकल सुपरवाइजर। तो देखो, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि सिविल की ही वैकेंसी है। इसमें ऐसा होगा कि जो वैकेंसी है वो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, इन ब्रांचों की आ सकती है। सिविल के आने की चांसेस बहुत कम है। इसमें ये मेट्रोलॉजिकल सुपरवाइजर है, इसमें कहीं सिविल की आ जाए तो आ जाए, नहीं तो फिर इसमें आने के चांसेस बहुत ही कम है। अब इसमें जो है वो बेसिक पे रहेगा, इसमें पे लेवल 7 रहेगा, पे लेवल 6 रहेगा। तो सैलरी की कोई दिक्कत नहीं है, सैलरी अच्छी खासी रहती है रेलवे में, तो सैलरी की कोई दिक्कत नहीं होती है। तो 7,934 जो पोस्ट है, तो 7,934 पोस्ट है। इसमें टोटल जो पोस्ट है, सिविल की पोस्ट कुछ अलग पोस्ट आएगी। इसमें ज़रूरी नहीं है कि जो 7,000 पोस्ट है वो सिविल की ही रहे। सिविल की इसमें प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है, लेकिन पूरी पोस्ट सिविल की नहीं रहेगी। सिविल की 6,000 या फिर 5,000 के आसपास भी हो सकती है। तो इस तरीके से पोस्ट हो सकती है सिविल की। ध्यान रहे कि अच्छे तरीके से हमको लगे रहना है। और पोस्ट बढ़ती है, अभी हमने देखा कि जो एएलपी है उसकी पोस्ट कितनी ज़्यादा बढ़ गई। उसके बाद फिर जो टेक्नीशियन है उसकी पोस्ट भी बढ़ गई। तो इस तरीके से चांसेस हैं हमारी भी कि ये जो 7,000 पोस्ट है ये बढ़ के हमारे जो है 18,000 या 17,000 ये पोस्ट होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। तो इसीलिए क्या है, बिल्कुल अपन को अच्छे तरीके से लगे रहना है। पोस्ट बढ़ने के 100% चांसेस है। प्लस रेलवे का एक और सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इसमें वेटिंग क्लियर होती है। जितनी भी वेटिंग रहे, अगर वेटिंग में आ गए हो तो वेटिंग क्लियर होने के 100% चांस है। अगर शुरू के 10-15 वेटिंग है तो समझ लो तुम्हारी जॉब लग चुकी है, बिल्कुल बिल्कुल 100%। उसके बाद आते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड। मेडिकल स्टैंडर्ड में भी ये होता है कि कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड रहते हैं तो रीमेडिकल दे दिया जाता है, और रीमेडिकल के बाद भी सिलेक्शन हो जाते हैं। तो ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर ये एग्ज़ाम निकल गया है और अच्छे खासे वेटिंग में हो 10-15 में, तो 100% जॉब लग जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब नोटिफिकेशन के आगे वाले पार्ट में हम लोग चले जाते हैं। तो देखो, जो सबसे पहला पॉइंट इन्होंने दिया है कि जो एज रिलैक्सेशन है, तो जो कोविड में जो लोग थे, जैसे कि हम लोग कोविड के पैंडेमिक के टाइम पे जो हम लोग थे, तो हम लोगों को 3 साल का जो है एक्स्ट्रा जो है ये हम लोगों को मिल जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट मुझे लगा, क्योंकि कोविड में हर किसी के 2 साल 3 साल बर्बाद हुए हैं। तो उस चीज़ों के लिए अगर नोटिस दे रहा है रेलवे तो बहुत अच्छी बात है ये। उसके बाद फिर जो एज है वो हमारी काउंट की जाएगी 1/1/2025 से, यानी कि 2025 के जनवरी से काउंट की जाएगी। और उसमें जो मैक्सिमम एज लिमिट है 18 से 36 साल है। तो इसमें 3 साल जो है ये पैंडेमिक वाले अगर जोड़ दें तो अच्छा खासा बन जाता है। और फिर जो कैटेगरी वाइज है वो एज रिलैक्सेशन अलग से मिलेगा, जैसे कि ओबीसी को 3 साल मिल जाएगा, एसटी एससी को 10 साल मिल जाएगा। इस तरीके से जो एज रिलैक्सेशन रेलवे मिलता आ रहा है वो मिलता ही रहेगा। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 3 पे। तो पॉइंट नंबर 3 इसका ये है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो डिफरेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर वेरियस पोस्टेज। फर्दर इन्फॉर्मेशन प्लीज रिफर डिटेल्ड CM टू बी पब्लिश्ड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरआरबी। देखो, बहुत ही ज़्यादा मेजर चांसेस है कि आज के आज ही इसका नोटिफिकेशन रिलीज हो जाए। बहुत ही ज़्यादा 100% तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन 80% चांसेस ये हैं कि आज इसका नोटिफिकेशन रिलीज हो सकता है आरआरबी की वेबसाइट पे। तो उसमें हमको एजुकेशन क्वालिफिकेशन समझ में आ जाएगा कि हमको क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए। उसके बाद फिर इसमें एक और पॉइंट दिया हुआ है, कैंडिडेट वेटिंग फॉर रिजल्ट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शुड नॉट अप्लाई। यानी कि
अगर कोई बंदा फाइनल ईयर में है, जैसे कि कोई भी फाइनल ईयर में अभी अगर गया है कोई बंदा, जैसे कि फाइनल ईयर में अगर जाएगा तो उसका पेपर कब होगा? उसका पेपर होगा या तो दिसंबर में होगा, या दिसंबर में तो नहीं होगा, उसका पेपर होगा सीधे जून में। तो जून या जुलाई में होगा, तब तक इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी या फिर इनके एग्ज़ाम वगैरह सब कन्फर्म हो जाएंगे। इस तरीके से इन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि जो भी फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट हैं वो एलिजिबल नहीं हैं, जिनकी डिग्री हो चुकी है वही एलिजिबल रहेंगे। तो ये चीज़ें नोटिस करने वाली हैं, ये पॉइंट साफ साफ इन्होंने इस बार लिख दिया है। अब इसके बाद आते हैं अपन मेडिकल स्टैंडर्ड में। तो मेडिकल स्टैंडर्ड में दिखाया हुआ है, कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दे फुलफिल प्रिस्क्राइब्ड मेडिकल स्टैंडर्ड ऑफ द पोस्ट विच आर अप्लाइंग डिटेल, जो है सी एन पब्लिश्ड फॉर ऑफिशियल आरआरबी वेबसाइट। तो जो भी है उसके लिए हो जाएगा, लेकिन इसमें डरने की कोई बात नहीं है। मेडिकल स्टैंडर्ड में री मेडिकल मिल जाता है और उस मेडिकल के हिसाब से दूसरे डिपार्टमेंट भी अलॉट हो जाते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है इसमें। उसके बाद फिर रिजर्वेशन इनके लिए दिया हुआ है जो पीडब्ल्यूबीडी के वाले हैं। उसके बाद फिर एक्स सर्विसमैन के लिए दिया हुआ है, एसटी एससी ओबीसी के लिए दिया हुआ है। तो ये सब चीज़ें अपने को जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें देखने को मिल जाएगी और 100% चांसेस हैं उसमें जो है बाकी चीज़ें बहुत ही अच्छी होंगी। उसके बाद फिर जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन सीबीटी रहेगा, 2 स्टेज कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी। मतलब कि जो अपना जो प्री एग्ज़ाम है वो भी सीबीटी रहेगा और जो मेंस एग्ज़ाम है वो भी सीबीटी रहेगा। ऐसा नहीं है कि जो पेन पेपर बेस्ड होगा, पेन पेपर बेस्ड बिल्कुल भी नहीं होना है। सीबीटी जैसे चलता आ रहा था वैसे ही चलता आएगा। उसके बाद फिर एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में इन्होंने डिटेल में बता दिया है कि दिया हुआ है फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट कैटेगरीज मैंशनड। जो कुल मिला के बोला जाए तो एससी एसटी और एसटी एससी ही बोल सकते हैं, क्योंकि ओबीसी वगैरह की कोई चर्चा नहीं की है इन्होंने। तो आउट ऑफ फी 500 द अमाउंट 400 शुड बी रिफंड ड्यू टू डिडक्टिंग बैंक चार्जेस ऑन अपीयरिंग फर्स्ट स्टेज। देखो इसका मतलब ये है कि जैसे 500 रुपये लगेंगे मुझे फीस भरने के। जैसे अपन ने मैं यूआर कैटेगरी से फॉर्म भर दिया, अब मुझे लगे 500 रुपये। अब उसके बाद क्या हुआ कि जो यूआर का कटअप है वो गया 60 नंबर, मान लीजिए। अब 60 नंबर गया, अब मेरे 60 नंबर आ गए, तो जैसे ही मैं प्री क्वालिफाई करूँगा उसके बाद 400 रुपये जो है वो मेरे अकाउंट में आ जाएंगे वापस। इसलिए क्या है कि ये पासबुक की डिटेल वगैरह सब भरवा लेता है पहले से ही। अब सेम ऐसे ही 250 रुपये लगेंगे एस टी एस सी और जो फीमेल कैटेगरी है उसके लिए। तो उसमें क्या है कि जो 250 रुपये वो पूरे के पूरे रिटर्न हो जाएंगे। अब उसके बाद फिर एक और दिया हुआ है, ओनली कैंडिडेट हु अटेंड फर्स्ट स्टेज सीबीटी विल गेट रिफंड टू देयर एग्जामिनेशन फीस मेंटेन इन अबव। यानी कि जो केवल अटेंड करेगा एग्जाम उसकी फीस रिटर्न होगी। ऐसा नहीं है कि फॉर्म भर दिया अपन ने, पेपर नहीं दिया, उसके बाद अपन क्वालिफाई भी नहीं हुए तो अपन को पैसा मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। अपन को फॉर्म भरने के बाद अपेयरिंग भी होना पड़ेगा फर्स्ट स्टेज में, उन्हीं के जो पैसे हैं वो वापस होंगे। तो वही चीज़ इन्होंने दे दिया है, लेकिन पैसे वापस बहुत देर में होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं। पैसे वापस होते हैं लेकिन बहुत टाइम लग जाता है पैसे वापस होने में, क्योंकि जब सेकंड स्टेज का एग्ज़ाम हो जाता है उसके बाद जो पैसे हैं वो वापस होते हैं, तो इसमें टाइम लगता है लेकिन हो जाते हैं। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यानी कि कुल मिला के एक तरीके से बोला जाए तो ज़्यादा फीस बिल्कुल भी नहीं लग रही है। जो एसएससी में हमारी फीस लगती थी वही फीस लग रही है 100 रुपये, बाकी फीस हमारी वापस हो जाएगी। उसके बाद फिर 11 पॉइंट दिया है, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गो थ्रू द पोस्ट पैरामीटर टेबल वैकेंसी टेबल डिटेल CN जो है eligibility before applying online mode. Each candidate allowed to apply RRB only one common online application should submitted categories any all notice post order application should submitted through their। देखो ये सब रामायण का एक ही मतलब है कि जैसे कि अगर मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो मेरे को एक आरआरबी सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि इसमें बहुत सारे आरआरबी दिया हुआ है, जैसे कि देखो आरआरबी अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू, श्रीनगर, कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरनगर, पटना, प्रयागराज, रांची, है ना। उसके बाद सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी, तिरुवनंतपुरम। तो इस तरीके से आरआरबी दी हुई है। तो अगर मुझे अप्लाई करना है तो मुझे एक जो है एक आरआरबी से अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि मान लो कि मैं बिलासपुर से अप्लाई करता हूँ तो केवल मैं बिलासपुर से ही अप्लाई कर पाऊंगा। उसके बाद बाकी आरआरबी में कितनी पोस्ट है उससे मैं अप्लाई नहीं कर पाऊंगा। इसलिए क्या है कि अप्लाई सोच समझ के करना, पोस्ट को भी देख लेना प्लस अपने आसपास भी देख लेना। अगर जैसे कि मैं अगर एमपी का रहने वाला हूँ तो मेरे पास कौन कौन से पास पड़ जाएंगे, भोपाल पास पड़ जाएगा, बिलासपुर पास पड़ जाएगा, तो ये चीज़ें पास पड़ जाएंगी मेरी। और फिर जो अजमेर है ये भी पास पड़ जाएगा। तो इस तरीके से, लेकिन पोस्ट वाइज भी मुझे देखना है कि अगर जैसे कि जनरल कैटेगरी में भोपाल में सीट नहीं है तो इसमें अप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है, या फिर कम सीट है तो इसको अप्लाई ना करके दूसरे जिसमें थोड़ी ज़्यादा सीट है उसको अप्लाई करने में ज़्यादा अपना फ़ायदा है। और इसी तरीके से लोग करते हैं। इसलिए क्या है कि थोड़ा ज़्यादा आरआरबी रहेगा, वहाँ पे देख के अप्लाई करना, तो वहाँ के कट ऑफ में भी थोड़ा बहुत अंतर आता है। और पिछली बार के जो आरआरबी हैं, आरआरबी वाइज कट ऑफ आता है, जैसे कि अजमेर का अलग रहता है, बेंगलोर का अलग रहता है, भोपाल का अलग रहता है। इनके कट ऑफ अलग अलग रिलीज होते हैं। तो ये सब चीज़ हम लोग देख लेंगे तो उससे हम लोगों को एक रफ आइडिया लग जाएगा कि किस आरआरबी में ज़्यादा रहता है, किस आरआरबी में कम रहता है। तो जो आरआरबी अच्छे जोन पे हैं उन पे तो वैसे ही ज़्यादा रहेगा, जो आरआरबी
थोड़ी जहाँ पे एकदम गाँव एरिया आ जाते हैं वहाँ पे कम रहेंगे। तो इस तरीके से हम लोग को सोच समझ के और अच्छे तरीके से करना है। जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा हम लोग उसको सबसे पहले डिस्कस करेंगे और सबसे फास्ट फॉरवर्ड में हमारे से जुड़े रहो तो बहुत ही जल्दी अपडेट मिलेगा। तो उस तरीके से जोड़ेंगे तो सारी चीज़ें हमको जल्दी जल्दी मिल जाएंगी। अब उसके बाद फिर जो एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया हुआ है इसमें CN3/2024 और आज ये पब्लिश हुआ है और जो ये पेपर पब्लिश किया है उसका नंबर वगैरह दिया हुआ है। तो ये फाइनल नोटिफिकेशन आ चुका है, हिंदी में भी नोटिफिकेशन आ चुका है। मैं भी अपने ग्रुप पे डाल चुका हूँ इस नोटिफिकेशन को और फिर मैं जो यूट्यूब के पोस्ट में है उसमें भी पोस्ट कर दूंगा। तो इससे नोटिफिकेशन देख लेना। बाकी अब 100% नोटिफिकेशन आ चुका है। अब अच्छे से तैयारी से लग जाओ, 100% अपना सिलेक्शन होकर ही रहेगा। तो मिलते हैं शाम को, जो हम टास्क हैं वो डिसाइड करेंगे। तो ओके।